अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक नई लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 10 है केपीके बोर्ड के बुक का चैप्टर 3 स्केलर वेक्टर्स पढ़ने जा रहे थे। थोड़ा सा पढ़ा भी था। केपीके बोर्ड के स्केलर्स और वेक्टर्स का जो है वो एक थ्योरम है, रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला क्यों कहते हैं वो बाद में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं। लेट ए एंड बी बी टू पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ए बी दो पॉइंट्स है हमारे पास। इन दो पॉइंट्स को हमने ए बी का कहा है, और ए पॉइंट जो है वो एक पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ए को ओ ए एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ए, और जो दूसरा पॉइंट है बी वो दूसरी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है बी को। अब पहले स्टेटमेंट में यही कहा गया है। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है? इफ सी डिवाइड्स, अगर सी डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरनली इस रेशो पे डिवाइड करता है, इस रेशो में डिवाइड करता है। सी एक पॉइंट है, इंटरनली ए बी लाइन सेगमेंट को एक रेशो में डिवाइड करता है, पी रेशो क्यू। अब इधर मैंने पी लिखा है, इधर क्यू लिखा है, वो एक्सप्लेन करता हूं मैं क्यों। पहले पॉइंट हमने क्या लिया था? ए कोई इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट को ए का नाम दिया था, इस पॉइंट को बी का नाम दिया था। तो पहला पॉइंट हमने पी लिया है, दूसरा पॉइंट सी लिया है। अगर सी एक पॉइंट है इस लाइन सिगमेंट पे, तो फिर सी क्या करता है? इस लाइन सिगमेंट को क्योंकि ए और बी के दरमियान जो पासा है वो क्या है? वो लेंथ है, एक वो मेजरेबल लेंथ है, इसलिए इसको सेगमेंट भी बोलते हैं। लेकिन वेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट किया है। अब इस सी ने इस वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ये और एक ये। इंटरनली जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हुआ है वो सी है। तो ये जो सी पॉइंट है ये ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी वेक्टर को दो पॉइंट्स, दो वैल्यूज, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक को वो रेशो क्या है? वो जो रेशो दी है, कि जो रेशो का मतलब क्या है? पार्ट्स, मतलब P और Q पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसको P का नाम दिया है, इसको Q का। ए सी को P का कहा है और सी बी को Q का कहा है। इस रेशो में इस C पॉइंट ने ए बी वेक्टर को डिवाइड किया है। तो ये जो वेक्टर बनता है, देन दी पोजीशन वेक्टर, कौन सा वेक्टर? सी वेक्टर। फिर जो पोजीशन वेक्टर सी है, जो पॉइंट सी को ओरिजिन से ज्वाइन करता है, ये जो सी वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो पॉइंट सी को ज्वाइन करता है, फिर ये सी वेक्टर हम इस तरह क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रेशो फार्मूला कहते हैं। रेशो फार्मूला अब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ये रेशो फार्मूला ही है जिसकी वजह से हमें साइड्स का पता चलता है कि इस सी पॉइंट ए बी को कितने, किस इसको इसके ये इक्वल है, या इससे ये बड़ी पार्ट्स में डिवाइड किया है, या ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है। मतलब ये ऑपोजिट, ओरिजिन से ऑपोजिट जो वेक्टर है, ओरिजिन के बिल्कुल ऑपोजिट जो वेक्टर है, ओरिजिन पे जो थीटा बनती है, इस थीटा के ऑपोजिट जो वेक्टर है बी ए, उसको एक पॉइंट सी दो पार्ट्स पे डिवाइड करता है, इसलिए इसको रेशो फार्मूला कहते हैं। क्योंकि ये कितने पार्ट किस तरह इसको डिवाइड किया है? इस सी पॉइंट ने इसको पी और क्यू रेशो में डिवाइड किया है, इसलिए इसको रेशो फार्मूला भी कहते हैं। अब इसको हमने फाइंड करना है, डिराइव करना है, ये कैसे आया है, इसको कैसे प्रूव करते हैं, पहले देखते हैं। मैं एक स्टेटमेंट आप नोट कर ले, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, मैं अब बोलता हूं। इफ सी इज अ पॉइंट विच डिवाइड्स ए बी लाइन सेगमेंट इंटरनली इन पी रेशो क्यू, देन हम क्या लिख सकते हैं? इफ सी इज अ पॉइंट, या लिखता हूं यहां पे प्रूफ के लिए क्या करना है, पहले मैंने इस स्टेटमेंट को लिखना है। इफ सी इज अ पॉइंट विच divides a b vector in p रेशो q, देन मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर C एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है एक वेक्टर को, ए बी वेक्टर को पॉइंट सी पे, अगर C एक पॉइंट है जो डिवाइड करता है किसको? ए बी वेक्टर को सी पॉइंट पे डिवाइड करता है,
तो फिर क्या हम लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं पहले ये पोजीशन वेक्टर है आउटवर्ड डायरेक्शन, ये पोजीशन वेक्टर है आउटवर्ड है, ये पोजीशन वेक्टर है आउटवर्ड है, लेकिन ए सी बी का हमें कहा गया है, इसका मतलब क्या है, ये ए इनिशियल पॉइंट है और बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। ए इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है, टर्मिनल पॉइंट है, क्योंकि बी लास्ट पॉइंट है। पी टी का मतलब है पॉइंट, या पॉइंट वर्ड बी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये टर्मिनल पॉइंट है, मतलब यहां से यहां तक का वेक्टर। अब यहां से यहां तक का वेक्टर हमारे पास क्या है, ए बी है। अब हम लिख सकते हैं अगर सी एक पॉइंट है, वो डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट को पी रेशो क्यू इस रेशो में डिवाइड करता है, तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं, जब ए से यहाँ का एक वेक्टर है तो फिर ए से सी की वेक्टर की क्या डायरेक्शन होगी, सेम होगी। वो तो इस तरह नहीं हो सकती ना, पॉसिबल ही नहीं है। जब एक वेक्टर की हमने पढ़ा बीटा वेक्टर एडिशन में, अगर ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अगर मैं आप कह दूं कि ये एक वेक्टर है, तो इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं, तो फिर उसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी, इस तरफ तो नहीं हो सकती ना। ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी डायरेक्शन भी यही है, पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि ये है इसकी सेम डायरेक्शन में। इसको सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस एक वेक्टर से दो वेक्टर्स अब हमने बने हैं, जरूरत है हमें इन दो वेक्टर्स की। पहले ये एक वेक्टर थी, अब दो की जरूरत पड़ी है। कहाँ पे पड़ी है, क्यों पड़ी है, मैं क्यों इसको सेपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट सी हमें दिया गया है कि पॉइंट सी इस वेक्टर को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। किस रेशो में, इस रेशो में। अब देखते हैं, अब प्रूव करने जा रहे हैं इसको। तो मैं लिख सकता हूं अगर सी एक पॉइंट है, वो डिवाइड करता है ए बी को इस रेशो पे, तो मैं ये स्टेटमेंट तो लिख सकता हूं ना, ए सी का वेक्टर टू द रेशो डिवाइडेड बाय सी से बी का वेक्टर, जो इक्वल है किस चीज की इक्वल है हमारे पास, ए सी का जो वेक्टर है वो हमने क्या लिया है, पी। पी स्मॉल पी, कैपिटल नहीं है, पॉइंट नहीं है, लेंथ है पी। और बी सी से बी का क्या लिया है, क्यू लिया है हमने। तो अब इस इक्वेशन की बेस पे हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं लिख सकता हूं क्यू ए सी वेक्टर, क्यू ए सी वेक्टर, क्यू के साथ ए सी को मल्टीप्लाइड कर ले और पी के साथ सी बी वेक्टर को मल्टीप्लाइड कर ले। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस इक्वेशन में तो Q और P का हमें पता है, ए सी का और सी बी का नहीं पता कि ए सी जो है, ए सी कौन सा वेक्टर है और सी बी। इसलिए हमने इसको डायरेक्शन दी है ए सी सी की तरफ। अब क्या करते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। ये तीनों तो आउटवर्ड है ओरिजिन से डायरेक्शन, ये तो क्लियर है, इसकी भी ये डायरेक्शन है। अब हमने कहा था जहां पे दो वेक्टर्स की हेड मिलते हो, वहां उनमें से या तो ये फर्स्ट वेक्टर है। लेकिन अगर देखा जाए एक रिजल्टेंट वेक्टर है, जहां पे दो हेड्स मिलते हो उनमें से एक रिजल्टेंट है, या तो ये रिजल्टेंट है या ये। ओरिजिन से देखते हैं, टेल जहां पे मिलते हो उनमें से एक इनिशियल वेक्टर होगा, एक फर्स्ट वेक्टर होगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, या तो ये फर्स्ट वेक्टर है या ये है, या ये लास्ट वेक्टर है या ये लास्ट वेक्टर है। हेड्स के मिलने से हमें रिजल्टेंट का अंदाजा होता है, और टेल्स मिलने से हमें फर्स्ट वेक्टर का भी अंदाजा होता है। जब अगर हम दे अब अगर हम देख ले कि इन दो वेक्टर में से इस ए सी और ओ सी में से एक वेक्टर हमारे पास क्या है, एक वेक्टर रिजल्टेंट है, या ये होगा या ये। अगर यहाँ पे देख ले इनिशियल पॉइंट जो है दोनों वेक्टर्स का, तो यहाँ से ये भी ओरिजिनेट होता है, ये भी, या ये फर्स्ट वेक्टर है या ये। तो इस वेक्टर पे अगर गौर कर ले, इस पॉइंट से अंदाजा होता है कि ये रिजल्टेंट है, इस पॉइंट से अंदाजा अगर हम लगा ले कि ये फर्स्ट वेक्टर है, दो तो पॉसिबल नहीं है एक वेक्टर के रिजल्टेंट भी हो और फर्स्ट भी हो ट्रायंगल में, इसलिए ये वेक्टर हमारे पास फर्स्ट नहीं है। जो दूसरा वेक्टर है ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है। अब ओ ए को हम फर्स्ट वेक्टर कहेंगे, और इसकी हेड पे दूसरी का ए सी का टेल हमने लगाया है और इस डायरेक्शन में ड्रॉ किया, ये दूसरा वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर फिर सेकंड वेक्टर, ये हमारे पास रिजल्टेंट है। अब ए सी को हमने फाइंड करना है। ए सी को कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ से इस ट्राइंगल से, किस ट्राइंगल से, ट्राइंगल ओ ए सी से हमने क्या करना है, ए सी को फाइंड करना है। ए सी, अब हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट वेक्टर है, ओ से ए का वेक्टर प्लस ए से सी का वेक्टर इक्वल है किस चीज की इक्वल है, ओ से सी का वेक्टर इसकी इक्वल है। अगर
इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हमने AC फाइंड करना, एक AC को इस साइड पे छोड़ दे और इसको शिफ्ट कर ले, तो OC वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब मैं लिख सकता हूँ AC वेक्टर इज इक्वल टू OC क्या है हमारे पास, C वेक्टर है माइनस ये क्या है A वेक्टर। इस तरह मैं लिख सकता हूँ, ये हमारे पास AC हो गया। अब दूसरी ट्रायंगल को अगर देखा जाए, दूसरी जो ट्रायंगल है वो क्या है, OCB है, OCB, ये दूसरी ट्रायंगल है। इससे हमने क्या फाइंड करना है, CB फाइंड करनी है। ये वेक्टर की वेक्टर फॉर्म AB के टर्म में या BC के टर्म में फाइंड करनी है, लेकिन इस ट्रायंगल में BC इन्वॉल्व है, ये BC इसमें फाइंड करनी है हमने। अब उधर एक्सप्लेन किया है मैंने, ये हमारे पास रिजल्टेंट है, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है। अब मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, क्या है ट्रायंगल OCB, हमने फाइंड किस चीज को करना है, CB वेक्टर को। मैं लिख सकता हूँ OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। अब CB को फाइंड करना है, CB को इधर ही छोड़ दो तो क्या आएगा, OB वेक्टर माइनस OC वेक्टर। तो CB वेक्टर हमारे पास क्या आता है, B वेक्टर माइनस C वेक्टर, क्योंकि OB किसकी इक्वल है, B के, और ये C के, ये हमारे पास AC है। अब इसको और इसको इधर पुट करते हैं। AC हमारे पास क्या है, Q मल्टीप्लाइड बाय क्या, AC की जगह हम C माइनस A लिख सकते हैं इज इक्वल टू P। CB की जगह हमने क्या लिखना है, B माइनस C वेक्टर, B माइनस C वेक्टर। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन जो रहती है उसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं QC वेक्टर माइनस QA वेक्टर इज इक्वल टू PB वेक्टर माइनस PC वेक्टर। अब C को तो हमने फाइंड करना है, C को एक साइड पे ले आए और बाकी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले। तो मैं लिख सकता हूं कैसे, QC यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे PC क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। ये इधर नेगेटिव है, उस साइड पे शिफ्ट कर ले तो क्या बनेगा, पॉजिटिव, QA वेक्टर पॉजिटिव बनेगा। अब इसमें भी कॉमन एक ही वेक्टर है, यहाँ पे तो कॉमन कोई चीज है ही नहीं, तो हम मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैसे, C वेक्टर को कॉमन ले ले तो क्या आएगा, Q प्लस B इज इक्वल टू PB वेक्टर प्लस QA वेक्टर। अब अगर देखा जाए C के साथ दो कांस्टेंट का सम मल्टीप्लाइड है, Q और P, वो रेशो ही है जो हमें गिवन था स्टेटमेंट में, थ्योरम के स्टेटमेंट में, P रेशो Q। अब इनको, इनकी सम को इसके साथ तो मल्टीप्लाइड है, उस साइड पे डिवाइड करते हैं। तो मैं लिखूंगा कैसे, C वेक्टर इज इक्वल टू PB वेक्टर प्लस QA वेक्टर। ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो ये क्या हो आएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे Q प्लस P। अब इसको सेट करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि स्टेटमेंट में है पहले QA वेक्टर लिया है, A वेक्टर पहला पॉइंट उन्होंने ए लिया था, तो वो उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है वो पहले लिखेंगे, बाकी बी वाला बाद में लिखेंगे, क्योंकि बी दूसरा पॉइंट है हमारे पास। तो अब मैं लिख सकता हूँ इस स्टेटमेंट से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये क्यू ए क्या है, ये हमारे पास स्टार्टिंग में मैं लिख सकता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ए वेक्टर प्लस, और ये जो पी बी है ये मैं बाद में लिख सकता हूँ पी बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्यू प्लस ए। ये हमारे पास क्या है, रेशो फार्मूला है। अब एक कोरोलरी है, कोरोलरी कौन सी है, मैं रीड करता हूं बुक से। इफ p रेशो q इज इक्वल टू 1:1 देन दी c is the midpoint of AB and its position vector c is given by। फिर अगर 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 p रेशो q हमारे पास क्या है, 1:1 है, फिर जो कोरोलरी बनती है, जो स्टेटमेंट बनती है c वेक्टर के लिए, वो क्या है, इसको भी 1 पुट कर लो, इसको भी, p को भी, q को भी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। ये इसको हम मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं, इसको मिड पॉइंट फार्मूला भी कहते हैं, क्योंकि इस वेक्टर इस रेशो फार्मूले ही की वजह से अगर ये दोनों इक्वल पार्ट्स हो, p और q को, ए बी वेक्टर को p और q इक्वल पार्ट्स में c पॉइंट ने डिवाइड किया हो, तो फिर ये p और q हमारे पास क्या है, इक्वल पार्ट है, और इसको हम c वेक्टर का जो टिप है, जो टर्मिनल पॉइंट है, वो पॉइंट c है, उसको फिर हम मिड पॉइंट कह सकते हैं कि ये c हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट है किसका, ए बी वेक्टर का। थ्योरम के साथ जो इस थ्योरम से जितनी भी वो क्वेश्चंस
होते हैं, एक्सरसाइज में मौजूद है, वो भी देखेंगे। लेकिन आपके जहन में जो क्वेश्चन आते हैं वो आप खुद इसके साथ कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर हो और एक रेशो गिवन हो, फॉर एग्जांपल ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, क्यू रेशो पी, हमारे पास क्यू भी कोई कांस्टेंट है, पी भी कोई कांस्टेंट है, तो फिर हम सी वेक्टर को, सी पोजीशन वेक्टर को कैसे फाइंड कर लेंगे? तो इस फॉर्मूले के मदद से हम उस सी वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं आसानी से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट थ्योरम सेक्शन फार्मूला है हमारा, किस चीज़ को कहते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सेंट्रॉयड के पॉइंट्स कैसे फाइंड करने हैं। नेक्स्ट दो थ्योरम रहते हैं, फिर उनको भी एक्सप्लेन करना है मैंने। फिर 3.2 एक्सरसाइज पे चलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।